नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऑर्गेनिक मैटर को अपनी मिट्टी के अंदर, अपनी सोइल के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं जब हम कोई भी क्रॉप अपनी मिट्टी पे उगा रहे हैं। हाउ टू बिल्ड ऑर्गेनिक मैटर एट द सेम टाइम व्हाइल वी आर ग्रोइंग क्रॉप इन आवर फील्ड। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी और ये ह्यूमन का बिहेवियर है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। इसलिए आज हम इसमें डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि एक समरी दे देते हैं आपको कि हम क्या डिस्कस करने वाले कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप है जब हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो उसके पहले एक क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स का। हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है कि ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो हम मिट्टी में बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें एक विरोधाभास आता है। दूसरा कि जब हम इस विरोधाभास को डिस्कस कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमें कौन सी चीजें चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी में बढ़ाने के लिए। तीसरा, हमें ये पता लग गया कि कौन सी चीजें हमें चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए। तीसरा, हम अब इसको ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ताकि जिन चीजों पे ऑर्गेनिक मैटर डिपेंड है कि अगर हम उन चीजों को प्रॉपर कर देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 3 हिस्सों में ये वीडियो बंटी हुई है। ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स की थोड़ी सी आपको एक समरी दे दें कि ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स ये है कि दोस्तों, जब हम क्रॉप उगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोडक्शन है, यानी जो शर्करा पैदा कर रहा है पौधा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो जड़ों में जाता है और जड़ों के रूट्स में जाता है और रूट एक्सुडेट्स में जाता है, जो जड़ें स्राव करती हैं मिट्टी में। तो 50 से 60% तो उसमें जा रहा है, 50% मान लो। लेकिन अगर इतना हिस्सा मिट्टी जमीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, जब हम क्रॉप को उगा रहे हैं, तो ऐसा हमें सुनने के लिए क्यों मिलता है कि जब हमने क्रॉप उगा ली, उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद मिट्टी में जैविक कार्बन क्यों घट जाता है, ये क्वेश्चन है। एक तरफ तो मिट्टी में पौधा 50 से 60% जो रूट्स हैं या रूट एक्सुडेट्स जो उससे निकलते हैं स्राव, वो मिट्टी में जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम क्रॉप को काटते हैं उसके बाद जब फिर से ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं मिट्टी में तो वो कम हो गया होता है। तो इसका कारण क्यों है, क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमें समझना होगा जो टोटल शुगर प्रोडक्शन है पौधे के अंदर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग स्टेजेस है जो प्लांट की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शुगर का, वो कैसे होता है। जब हम उसको समझ लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि अगर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, अगर प्रॉपर नहीं हो रही, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो शुगर्स का होता है वो नहीं होगा। जैसे कि प्लांट के बायोमास में जो ऊपर वाला हिस्सा है पौधे का और जो नीचे जमीन के अंदर, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अगर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो उसके कारण ऑर्गेनिक मैटर की डिप्लीशन होगी। अभी इसका प्रॉपर कैसे होगा ये हम आगे वीडियो में जानेंगे जब हम ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। जो टोटल शुगर प्रोडक्शन है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट स्टेजेस, प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस में, वो कैसे है। दूसरा, मान लो अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के कारण ऐसा होगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब, तो उससे फंगल डाइजेशन होगी। अब ये कैसे होगा कि कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के कारण फंगल डाइजेशन होगी, तो उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बायोलॉजिकल कैस्केड साइकिल, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप करना है मिट्टी के अंदर तो हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो पीक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अपने पूरे प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए। दूसरा, फंगल डाइजेशन होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंगल जो फंगस होती है उससे जो डाइजेशन होती है उससे ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, ये 2 कारण हमें पता लग गए। अब इन 2 कारण, पीक फोटोसिंथेसिस को हम कैसे अचीव करेंगे फील्ड में, दूसरा कि हम स्ट्रॉन्ग फंगल डाइजेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं ये अमेरिकन रिसर्च है। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्गेनिक मैटर पैराडॉक्स को, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको
बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर जो पैराडॉक्स है उसका विरोधाभास है कि क्यों ऑर्गेनिक मैटर 50% जो क्रॉप का बायोमास है, जैविक भार है, जो मिट्टी के अंदर होता है, उसमें जब 50% हिस्सा जब मिट्टी के अंदर है, फिर भी हमें ऐसा सुनने को क्यों मिलता है कि जब हम क्रॉप को उगा के हट जाते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर है जो मिट्टी में वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि उसको बढ़ने के बजाय वो कम क्यों हो जाता है? इसके लिए दोस्तों मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हैं, जो रिसर्चर्स बोलते हैं कि मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हैं इसके। लेकिन इसके ऊपर आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले वो है कि जो टोटल प्लांट शुगर प्रोडक्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट जैविक पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस है जो ग्रोथ की उसमें होता है, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो उससे हमें समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें ये देखना होगा कि जो प्लांट पूरी टोटल शुगर प्रोड्यूस करता है अपने जीवन भर में, एंटायर लाइफ टाइम में, यानी कि फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सीड प्लांटेड, जब हम बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं और तब तक जब तक उसको हम फाइनली हार्वेस्ट नहीं करते, तो जो टोटल वो शुगर प्रोड्यूस करता है, अगर हम माने कि टोटल शुगर प्रोड्यूस उसने 100% की अपने पूरे एंटायर लाइफ में, तो उसमें से उसको 4 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 आइडेंटिकल क्वाड्रेंट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट की एंटायर लाइफ साइकिल में। वो होता है 50% मिट्टी के नीचे, 50% मिट्टी के ऊपर, 50% मिट्टी के ऊपर हम बात करेंगे प्लांट बायोमास के ऊपर, जो भी प्लांट का जो शरीर बना, और फ्रूट के अंदर। ठीक है, 25% फ्रूट में, 25% प्लांट का जो शरीर है, जो पत्ते हैं उसमें, वेजिटेटिव ग्रोथ में। और उसी तरह मिट्टी के नीचे जैसे रूट एक्सुडेट्स और रूट बायोमास में 50% उसमें चला गया, 25% रूट बायोमास में रूट को बनाने में, और रूट एक्सुडेट्स में 25%, यानी जो रूट्स स्राव करती हैं रूट सिस्टम के माध्यम से, रूट से जो भी स्राव निकलते हैं, सब्सटेंसेस निकलते हैं, उसमें चला जाता है 25% शुगर जो प्रोड्यूस होता है प्लांट की एंटायर लाइफ साइकिल में। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन ये हो सकता है कि अगर मान लो हमारी रिप्रोडक्टिव क्रॉप ना होकर वेजिटेटिव क्रॉप है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव क्रॉप से हमारा मतलब कि जो फ्रूट हम लेते हैं, और वेजिटेटिव क्रॉप होगी जो पत्तेदार क्रॉप्स हैं उनको लेते हैं। तो अब हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात कर, रिप्रोडक्टिव क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जनरल गाइडलाइन यही है, सामान्यतः यही होता है कि 25% यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड होता है जो टोटल शुगर प्रोड्यूस होता है, टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट के अंदर। और जो 25% रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में प्लांट छोड़ रहा है, वो आगे जाके मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फीड करने के लिए होती है, सोइल बायोलॉजी को फीड करने के लिए होती है। अब वो क्यों फीड करता है इसका आगे आपको पता लगेगा। जब हम बात करते हैं कि जो 50% टोटल शुगर जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, वो मिट्टी के नीचे है, बिलो द सोइल प्रोफाइल है, तो वो एक बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड्स कह लो आप, जो भी टोटल प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग कंपाउंड्स को बना के सोल सिस्टम में, बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें कि हम बाहर से लाके ऑर्गेनिक मेन्योर की फॉर्म में खेतों में डालेंगे, जो उतनी अगर हमें उतना ही डालना है जितना प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम उसको मैच नहीं कर सकते जो प्लांट पौधा प्रोड्यूस कर रहा है 50% मिट्टी के नीचे ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल शुगर प्रोडक्शन का, ये ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेज है जो प्लांट की, चाहे वो सीडलिंग स्टेज है, चाहे वो फ्रेमिंग की स्टेज है कि फ्रेम बन रही है पौधे की, उसमें ये सेम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन 25%। ये इसकी जैसे सीडलिंग स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पे 50% जो टोटल शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो सारी जा रही है प्लांट के बायोमास को प्रोड्यूस करने में, प्लांट के बायोमास प्रोड्यूस जो कि मिट्टी के ऊपर है। ठीक है, और जो 50% है वो रूट बायोमास में जा रहा है और रूट एक्सुडेट्स में जा रहा है। यहाँ पे फ्रूट के लिए कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा टोटल शुगर प्रोडक्शन का। ठीक है, इस स्टेज पे, सीडलिंग स्टेज पे। अब दूसरी स्टेज आती है जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, वहां पे क्या होता है कि फ्रेमिंग स्टेज, हम इसको जब प्लांट एंटर करता है फ्रेमिंग स्टेज पे, अपने फ्रेम को, अपने जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना शुरू करता है, तो जो टोटल शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो 3 डायरेक्शंस में बंट जाती है इक्वली, प्लांट बायोमास के, प्लांट रूट बायोमास में और रूट एक्सुडेट्स में, 3 में। अब ये शिफ्ट करता
है तीसरी स्टेज में, जहां पे एक रैपिड प्लांट की डेवलपमेंट देखी जाती है, लेकिन टोटल शुगर जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मेजोरिटी है, उसकी जो मेजोरिटी जो हिस्सा है वो रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में इस पॉइंट पे जाता है। अब आप सवाल पूछोगे कि इस टाइम पे तो पौधा बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रहा है, अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में टोटल शुगर क्यों जा रही है? टोटल जो शुगर वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो 70% हिस्सा, 60 से 70% वो रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में क्यों जा रहा है मिट्टी में? उसका दोस्तों कारण ये है कि क्या हो रहा है, जो एक्चुअल नंबर है टोटल शुगर प्रोड्यूस करने का वो बढ़ गया है, क्योंकि प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ गया है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो शुगर भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जैसे अब प्लांट फ्रेम बड़ी हो गई है तो वो लार्जर क्वांटिटी ऑफ शुगर को प्रोड्यूस कर रहा है, वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि जितनी उसको जरूरत भी नहीं है प्लांट के फ्रेम को बनाने के लिए। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा शुगर है 70% उसको ट्रांसमिट कर दे रहा है मिट्टी के अंदर रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। किस माध्यम से? रूट सिस्टम के माध्यम से। अब ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है प्लांट की डेवलपमेंट में, क्योंकि जब प्लांट फ्रेमिंग स्टेज पे है और उसका 70 से 80% जो टोटल कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन है वो ट्रांसमिट हो रहा है रूट सिस्टम के माध्यम से रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में, तो ये पौधा बहुत ही ज्यादा ट्रमेंडस इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी एनर्जी की, इस होप में कि वो इसको रिकवर कर लेगा फ्यूचर में, जब वो जाएगा फ्रूट फीलिंग स्टेज में। जब फ्रूट फीलिंग स्टेज आती है वहां पे इसको वो रिकवर कर लेगा, इसलिए वो इतनी ट्रमेंडस एनर्जी रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में छोड़ रहा है मिट्टी में। अब वो कैसे करेगा वो अब हम बात, एक्चुअली वो क्या रहा है कि वो प्लांट है वो बिल्डअप कर रहा है एनर्जी रिजर्व, स्टोरेज की तरह वो बिल्डअप कर रहा है शुगर को, जो उसने एक्स्ट्रा छोड़ी है रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? वो होगी माइक्रोबियल प्रोफाइल की फॉर्म में, वो एनर्जी को रिजर्व कर रहा है। जब वो लेटर स्टेजेस में पहुंचेगा, फ्रूट फिलिंग स्टेज में, एक्चुअली जब वो पहुंचेगा ग्रोइंग सीजन की फ्रूट फिलिंग स्टेज में जब वो पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसको ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट की डिमांड होगी। उस टाइम पे न्यूट्रिएंट की डिमांड सबसे हाई होगी, क्योंकि फ्रूट को डेवलप करना है। तो इस स्टेज पे जो उसने फ्रेमिंग स्टेज पे इन्वेस्टमेंट की थी शुगर को, जो टोटल शुगर प्रोडक्शन को भेजा था रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में मिट्टी में, तो वो इसको इस्तेमाल करेगा फ्रूट फिलिंग स्टेज में। ठीक है, अब स्टेज 4 आ गई, जब प्लांट पहुंचेगा पॉलिनेशन स्टेज में या इनिशियल जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जब वो अपना फूल बनाएगा, अपने मान लो कॉर्न प्लांट है, मेज प्लांट है, मक्की का प्लांट है, उसमें फूल बनेगा, टेसलिंग स्टेज आएगी, उसमें ईयर बनेगा, जो छल्ली होती है, छल्ले के अंदर जो बाल वो बनेगी, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी। इवन इस स्टेज पे भी प्लांट की डेवलपमेंट में बहुत ही लिटिल एनर्जी जा रही होती है, ज्यादातर जो एनर्जी जा रही होती है अब वो शिफ्ट हो जाती है फ्रूट की डेवलपमेंट में। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट से, प्लांट बायोमास से वो शिफ्ट हो जाती है फ्रूट की डेवलपमेंट में, और प्लांट अभी भी लार्ज प्रोपोर्शन है जो उसके रूट शुगर्स का वो ट्रांसमिट कर रहा होता है रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में 4th स्टेज में। लेकिन अब ये 5th स्टेज में एकदम से चेंज हो जाती है सिचुएशन। इस स्टेज पे फ्रूट फिलिंग स्टेज आ जाती है, ये वाली स्टेज। जब फ्रूट प्लांट बिगिन कर देता है फिल करना, तो उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रैपिडली वो अब्जॉर्व करना शुरू कर देता है सोइल प्रोफाइल से। तो इस टाइम पे जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी फ्रेमिंग स्टेज में उसको वो इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि ये पॉसिबल, जब अब हम आपको बता रहे हैं कि टोटल जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो 4 हिस्सों में बंट जा रही है, अगर हम पूरे ग्रोइंग सीजन की बात करें प्लांट की, वो तभी होगा जब कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होगी। एक्चुअली जब हम देखते हैं, रिसर्चर बोल रहे हैं कि जब हमने देखा, एक ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर प्लांट्स अपने फुल कैपेसिटी पे फोटोसिंथेसाइज नहीं करते। बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है प्लांट्स का जो अपनी टोटल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, यानी सिर्फ वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं 10 से 15% या समटाइम्स 20% अपनी जो इनहेरेंट फोटोसिंथेटिक पोटेंशियल, अनुवांशिक जो उनकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जो कैपेसिटी, उससे सिर्फ वो 20% ही उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ
होगा कि वो उतना शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उतना शुगर वॉल्यूम या कार्बोहाइड्रेट या शर्करा उत्पन्न नहीं कर रहे जितना उसका पोटेंशियल है। और जब हम बात कर रहे हैं कि जब पौधा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस करेगा तो हम ये विजुलाइज कर रहे हैं कि वो 4 हिस्सों में उसकी एनर्जी जाएगी। अगर वो क्रॉप रियली हेल्दी क्रॉप है तभी वो डिवीजन 4 हिस्सों में बराबर जाएगा 25% हर एक केस में। ये तभी होगा जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करेगा अपनी 60% की जो उस 60% ऑफ इट्स कैपेसिटी या उससे ज्यादा कर दे या 60% कर दे, तभी ये पॉसिबल है। अगर वो नहीं हो रहा तो ज्यादातर जो क्रॉप्स है फील्ड में वो यूजुअल फोटोसिंथेसिस करती है, सामान्य फोटोसिंथेसिस करती हैं इंस्टेड ऑफ फुल फोटोसिंथेसिस। और जिसके कारण ये होता है कि स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस होती है। और जब स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन होगी तो जो शुगर को हमने डिवाइड किया था 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में वो नहीं होगा। तो इस टाइम पे यूजुअल फोटोसिंथेसिस, सामान्य अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो जो प्लांट का बायोमास है, प्लांट की फ्लेम है, फ्रूट है, वो एक्चुअली ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ग्रेटेस्ट पोर्शन है जो शुगर प्रोडक्शन का वो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी एंटायर लाइफ टाइम में। और इसका रिजल्ट ये होगा कि बहुत ही कम मात्रा जो रूट बायोमास में जाएगी, तो स्मॉलर रूट बायोमास होगा। जड़ों का जो बायोमास है बहुत कम होगा और बहुत ही कम सेंट किया जाएगा जड़ों के माध्यम से मिट्टी में रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोटल शुगर इतनी नहीं बनी कि प्लांट उसको रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में सेंट कर सके। उसको अपने शरीर को बढ़ाने के लिए ही सारी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर लिमिटेड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है फ्रेमिंग स्टेज में, जब प्लांट अपना शरीर बना रहा है या इनिशियल जब रिप्रोडक्टिव पीरियड है, तो उस टाइम पे पौधा जितनी भी शुगर प्रोड्यूस हुई वो अपने प्लांट के फ्रेम को बनाने के लिए ही यूज कर लेगा मेजोरिटी। वो किस वजह से हुआ? इनकम्प्लीट फोटोसिंथेसिस की वजह से। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होती है तो आगे क्या होगा। उसके लिए हमें दोस्तों डिस्कस करनी पड़ेगी बायोलॉजिकल कैस्केड। एक साइकिल सी है, उसमें 6 लूप हैं। अगर आप उससे आपको पता लगेगा कि हम ऑर्गेनिक मैटर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली है कि ऑर्गेनिक मैटर का जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, कि क्यों बोलते हैं कि मिट्टी में 50% क्रॉप का हिस्सा होने के बावजूद भी फिर भी क्रॉप जब हार्वेस्ट की जाती है उसके बाद मिट्टी में सोयल ऑर्गेनिक मैटर कम क्यों हो जाता है। उसके ऊपर तो हमने बात कर ली, क्योंकि हमने ये समझा कि इनकम्प्लीट फोटोसिंथेसिस होने के कारण शुगर इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है कि वो एक्स्ट्रा रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में मिट्टी के अंदर जाए और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए। लेकिन जब अगर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, उसके लिए हमें बायोलॉजिकल कैस्केड साइकिल को समझना होगा। ठीक है, अब बायोलॉजिकल कैस्केड साइकिल डिस्क्राइब करती है इंटरेक्शन जो हो रही है प्लांट के और सोयल माइक्रोबायोलॉजी है जो मिट्टी के अंदर, उसके बीच में। और हम जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट एक्चुअली बिल्ड करे ऑर्गेनिक मैटर को जब वो ग्रो कर रहा है अपने सीजन में। तो उसका जो ये साइकिल है उसका फर्स्ट सीक्वेंस है, इसके 6 लूप। उसका पहला लूप है, सीक्वेंस है कि जब क्रॉप अपनी फुल कैपेसिटी से फोटोसिंथेसिस कर रही है, प्रकाश से संश्लेषण कर रही है, तो वो जो शुगर्स प्रोड्यूस कर रही है वो 3 से 5 गुना ज्यादा है एवरेज लेवल से। और बिकॉज वो इतनी शुगर प्रोड्यूस कर रही है एफिशिएंट फैशन से, तो जितनी उसको चाहिए उससे वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जितनी प्लांट फ्रेम को बनाने के लिए चाहिए उससे वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो 50 से 70% जो भी शुगर प्रोड्यूस कर रहा है वो ट्रांसमिट कर देगा रूट सिस्टम के माध्यम से रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। जो रूट स्राव कर लो, जड़ों का स्राव बोलो आप, जब वो होगा प्लांट फ्रेमिंग स्टेज पे तब वो ऐसा करेगा। जब हम ये बोल रहे हैं कि शुगर ट्रांसमिट कर रहा है तो रूट सिस्टम के माध्यम से, इसका मतलब हमारा ये शुगर ही नहीं है, इसके साथ जो अमीनो एसिड भी करेगा, एंजाइम्स भी करेगा, मिनरल्स भी करेगा, और जो भी कंपाउंड्स जो ट्रांसमिट करने होंगे वो कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब वो ट्रांसमिट करेगा तो वो ट्रिगर कर देगा वेरी एग्रेसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल डाइजेस्टिव प्रोसेस को। बैक्टीरिया को
वो एक तरह से फूड देगा, फीड करेगा उनको एक्स्ट्रा, ताकि वो यूटिलाइज कर सके इस शुगर को एज अ फूड सोर्स की तरह। अभी ऐसा ये क्यों कर रहा है ये आपको बताते हैं। अब ये जो भी शुगर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स, ये क्या करेंगे, ये फूड की तरह एक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इसको एनर्जी के सोर्स के रूप में इसको लेंगे। अब इसको जब एनर्जी के सोर्स में लेंगे तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल को, जो सोइल में जो मिनरल्स हैं, जो भी अलग अलग मिनरल्स हैं सोइल जो पौधे को चाहिए होते हैं, जो अभी अनअवेलेबल फॉर्म में होते हैं मिट्टी में, जो पौधा नहीं ले सकता। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है कि वो बैक्टीरिया उनको एक्सट्रैक्ट करता है मिट्टी के सोइल मिनरल मैट्रिक्स से, मिट्टी से लेता है और उनको यूटिलाइज करता है अपने शरीर को बनाने के लिए। ठीक है, एनर्जी पौधे से ले रहा है और उस एनर्जी से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है मिनरल्स को, ताकि वो अपने शरीर को बना सके। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या बैक्टीरियल डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ सोइल आप बोल सकते हैं, मिट्टी को बचाना बैक्टीरिया से। अब इस मिनरलाइजेशन के प्रोसेस से जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी बढ़ती है, फिर वो बैक्टीरिया ग्रो भी होंगे, फिर वो डाई भी करेंगे। जब वो डाई करेंगे तो उनकी शरीर से अब ये न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म है इनको पौधा ले सकता है अगर वो 1000 मोलिकुलर वेट से कम है, यानी अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में, एसेंशियल फैटी एसिड्स की फॉर्म में इनको ले सकता है। अब जो पौधा इन बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स को या माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को लेगा डायरेक्टली, पौधे के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बूस्ट आएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्री फैब्रिकेटेड फॉर्म्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स की, वही ले रहा है डायरेक्टली। इसको ऐसा नहीं करना पड़ रहा है जैसे यूरिया हम डालते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूरिया हम डालते हैं या अदर कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। पौधे को पहले वो कन्वर्ट करने पड़ते हैं। मान लो नाइट्रेट डाला हमने फर्टिलाइजर, कोई नाइट्रेट था जिसमें, अब वो नाइट्रेट कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, फिर अमीनो एसिड से वो प्रोटीन बनेंगे, फिर पौधे का शरीर बनेगा। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया के शरीरों से सीधा जब वो डाई करेंगे तो अमीनो एसिड्स निकलेंगे। अब वो अमीनो एसिड डायरेक्टली ले रहा है तो उससे पौधे की एनर्जी बच रही है। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी पौधे की, सरप्लस एनर्जी होगी, उससे वो इस्तेमाल करेगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स को, फैट्स और ऑयल्स को प्रोड्यूस करने में। अब वो जब हायर कंसंट्रेशन लिपिड की बनाएगा तो वो सोइल प्रोफाइल में भी छोड़ेगा, उस मिट्टी के अंदर भी छोड़ेगा रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में पौधा लिपिड्स को छोड़ता है, फैट्स एंड ऑयल्स को छोड़ता है, तो उससे ट्रिगर होती है फंगल की डाइजेस्टिव प्रोसेस। फंगल मतलब फंगल जो कॉलोनीज है उनका बढ़वार होती है, वो बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, बैक्टीरिया घी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पुराने टाइम में मीट को प्रिजर्व किया जाता था फैट में, क्योंकि बैक्टीरिया वहां पे नहीं लगता। अब लिपिड जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइजोस्फीयर है जो मिट्टी, राइजोस्फीयर है सोइल प्रोफाइल का या जो जड़ों के इर्द गिर्द का एरिया है पास का, उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं। वहां पे लिपिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके कारण स्ट्रॉन्ग फंगल डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गई है। अब ये जो फंगल डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बैक्टीरियल डाइजेस्टिव प्रोसेस में। फंगस क्या करती है कि वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इंजेस्ट करती है और वेरियस सब्सटेंसेस को इंजेस्ट करेगी और उनको दोबारा रिलीज नहीं करेगी सोइल प्रोफाइल में। वो सिंपली उसको डाइजेस्ट कर देगी, जब तक डाइजेस्ट करती रहेगी जब तक कि वो स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट हो जाते, मतलब इतने उन सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट हो जाते जिनको आगे फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, वहां तक वो उसको पहुंचा देगी स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंस। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन होना या ह्यूमस का बढ़ना। तो किसकी वजह से बढ़ा? फंगस की वजह से। फंगस किसकी वजह से बढ़े? क्योंकि बैक्टीरियल की डाइजेस्टिव प्रोसेस की वजह से जो लिपिड प्लांट की एनर्जी की वजह से एनर्जी बची, उसकी वजह से जो प्लांट ने लिपिड प्रोड्यूस करे, लिपिड प्रोड्यूस करने की वजह से रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में फंगल की डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई। फंगल डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई तो ह्यूमिक सब्सटेंस बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन हो गई। तो इस एंटायर सीक्वेंस से हमें यह पता लग रहा है कि जब कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होगी तो फंगल डाइजेशन होगी और फंगल डाइजेशन होगी तो ह्यूमिफिकेशन होगी। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है कि स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं, यानी स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर के लिए हमें यह पता लग गया कि ऑर्गेनिक मैटर को बनने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो है पीक फोटोसिंथेसिस यानी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, दूसरा फंगल डाइजेशन प्रोसेस। ये हमें पता लग चुका है। अब
अब इसको फील्ड के अंदर कैसे करना है उसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। देखिए, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पहले भी बात कर चुके हैं। जो सोयल हेल्थ पिरामिड वाला हमारा वीडियो है उसमें आप जाके आई बटन पे देख सकते हैं कि कौन से, ऐसे तो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो मैग्नीशियम है, एक आयरन है, एक मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, फोस्फोरस है। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं पीक फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, मैग्नीशियम और आयरन तो वैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, जो हरापन होता है पौधे के पत्ते में वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से होता है। और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो बना होता है मैग्नीशियम और आयरन इसके हिस्से होते हैं। और जो मैंगनीज है वो भी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। वाटर हाइड्रोलिसिस जो फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा है, जब पानी जो पौधा एब्जॉर्ब करता है वो H और OH में टूट जाता है। H2 होता है ना, H और OH में टूटता है। वो फोटोसिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस का। अब देखा ये भी गया है कि मैंगनीज है जो कि ट्रेस एलिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए होता है, उसकी भी कमी आने वाले टाइम में कमी देखी जा रही है। क्योंकि एक कारण तो ये हो सकता है कि जो ग्लाइफोसेट या राउंडअप का इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो वो मैंगनीज के साथ अटैच कर जाते हैं मिट्टी के अंदर और पौधा उनको नहीं ले सकता है। और इसके साथ साथ ये जो ग्लाइफोसेट है ये भी ट्रिगर कर देता है उस तरह की माइक्रोबियल कम्युनिटी को, उस तरह के बैक्टीरिया को ट्रिगर कर देता है जो मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जो मिट्टी में पहले से प्रेजेंट मैंगनीज है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब जब वो ऑक्सीडाइज कर देंगे तो प्लांट उनको नहीं ले सकते। तो ग्लाइफोसेट इसका कारण हो सकता है कि मैंगनीज की कमी आ रही है, तो जिसके कारण कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा, हमारी फार्म मैनेजमेंट अदर प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एनवायरमेंटल चेंजेस का भी इसमें इफेक्ट देखा गया है। अब एक फॉस्फोरस एलिमेंट है वो भी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। इनडायरेक्टली इसका तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये जो शुगर्स प्रोड्यूस हुई पौधे के अंदर, अब उनको ट्रांसपोर्टेशन है उसको में ये मदद करता है। तो इसके लिए ये भी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस, ये 5 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैंगनीज। ठीक है। अब दूसरा हो गया कि फंगल डाइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा। फंगल डाइजेशन के लिए दोस्तों पहले बैक्टीरियल की डाइजेशन, ऐसा देखा गया कि बैक्टीरियल की डाइजेशन जब होगी तो उससे फंगल डाइजेशन को, एक फंगल कम्युनिटी की उनकी पॉपुलेशन में अगर बैक्टीरियल डाइजेशन बढ़ती है तो फंगल पॉपुलेशन में एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आ जाता है। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग फंगल कम्युनिटी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो ये 2 कंक्लूजन हैं, एक तो पीक फोटोसिंथेसिस और दूसरा फंगल डाइजेस्टिव प्रोसेस, ताकि हम बिल्डअप कर सकें सोयल ऑर्गेनिक मैटर वाइल ग्रोइंग अ क्रॉप इन द फील्ड। तो दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको डिटेल में इनको समझना है तो जॉन केम्प की इक्वालिटी एग्रीकल्चर करके बुक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां देख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं उस बुक को। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।